साल था 1812। अमेरिकी ब्रिटिश के खिलाफ अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे थे। इस जंग में अमेरिकी फौजें पिछड़ रही थीं और अंग्रेजों को बढ़त मिलती जा रही थी। दो अमेरिकी वकीलों ने इस बर्बादी को रोकना चाहा। ये दो वकील थे फ्रांसिस स्कॉट और जॉन स्टीवर्ट। ये दोनों समझौते की कोशिश करने के लिए ब्रिटिश से मिलने गए। ब्रिटिश ने उन्हें बातचीत के लिए HSS टोनल नाम की शिप पर बुलाया। दोनों जैसे ही जहाज पर चढ़े, उनके कानों में किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। फोर्ट मैकहेनरी पर हमला होने वाला है और ब्रिटिश इसकी प्लानिंग करके बैठे हैं। ये बात सुनकर दोनों वापस फोर्ट की तरफ भागे ताकि अमेरिकी फौज को आगाह किया जा सके, मगर जब तक ये वहां पहुंचते हमला शुरू हो चुका था। फोर्ट मैकहेनरी पर रॉकेट्स की बरसात हो रही थी। हमला पूरी रात जारी रहा। अमेरिकी फौज ने भी भरपूर जवाब दिया, लेकिन कौन जीत रहा है, रात के अंधेरे में कुछ बताना मुमकिन नहीं था। सुबह तक जंग रुक चुकी थी। अमेरिकी वकील अभी तक वहीं मौजूद थे। सुबह जब उन्होंने फोर्ट की तरफ देखा तो अभी तक अमेरिकी झंडा फोर्ट के ऊपर लहरा रहा था। फ्रांसिस स्कॉट की ये मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने वहां एक पोएम लिखी, द स्टार स्पेंगल्ड बैनर के नाम से। ये पोएम आज USA का नेशनल एंथम है। दोस्तों, जिन रॉकेट्स को देखकर ये पोएम लिखी गई थी उनका ताल्लुक टीपू सुल्तान से भी है। ये वही रॉकेट्स थे जो पहले मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश पर चलाए और बाद में ब्रिटिश ने अमेरिकियों पर। अंग्रेजों ने साउथ एशिया पर कब्जा करने के लिए बहुत सी जंगें लड़ी, जैसे कि प्लासी की जंग, एंग्लो सिख वार, एंग्लो अफगान वार, इसी तरह एंग्लो मैसूर वार। ये सब जंगें जीतकर ही अंग्रेज सारे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने में कामयाब हो पाए। इन जंगों में अंग्रेजों की जीत की सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर टेक्निक्स थी, यानी कि उनके पास बेहतर वेपन्स थे, जिनकी वजह से वो तलवार और तीर से लड़ने वाले इंडियंस पे हावी हो जाते थे। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। रॉकेट्स उस वक्त की एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि पहली बार मैसूर ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की। इन रॉकेट्स को देखकर अंग्रेज बहुत मुतासिर हुए और मैसूर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इन रॉकेट्स को बनाने की तकनीक सीखी और बाद में अपनी जंगों में इन रॉकेट्स को इस्तेमाल भी किया। 1812 में जो अमेरिका और ब्रिटिश में जंग हुई, उसमें ब्रिटिश यही रॉकेट्स बरसा रहे थे। हिस्टोरियंस के मुताबिक मॉडर्न रॉकेट्स मैसूर में बने, मगर रॉकेट्स की तारीख इससे भी पुरानी है। 13वीं सदी में जब मंगोल्स ने चाइना पर हमला किया तो उनका सामना रॉकेट से हुआ। बारूद की खोज सबसे पहले चाइना में हुई। हालांकि चाइना के लोग जो रॉकेट्स बनाते थे वो काफी बेसिक्स होते थे, जैसे शादी वगैरह में छोड़े जाने वाले पटाखे या शुरलियां वगैरह। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं बल्कि घोड़ों को डराने के लिए किया जाता था। ये इतने पावरफुल नहीं थे कि कोई खास नुकसान कर सके। अरब्स ने भी रॉकेट्स इस्तेमाल किए, लेकिन रॉकेट्स कभी जंग में बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए। ब्रिटिश हिस्टोरियन रॉय अपनी किताब में लिखते हैं, ये मैसूर रियासत ही थी जिसने सबसे पहले रॉकेट्स को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया। इन रॉकेट्स का क्रेडिट अक्सर टीपू सुल्तान को दिया जाता है, लेकिन असल में इनकी इन्वेंशन टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली के दौर में हुई। इनकी फौज में एक रॉकेट कोर भी हुआ करती थी जिसका काम था रॉकेट्स बनाना और उनकी देखभाल करना। इन रॉकेट्स में खास बात यह थी कि पहले बनाए जाने वाले रॉकेट्स लकड़ी के खोल में बनाए जाते थे, लेकिन हैदर अली ने लकड़ी के बजाय लोहे के रॉकेट्स बनाए। लोहा भी मजबूत क्वालिटी का, ताकि रॉकेट पहले ही ना फट जाए। लोहे का एक फायदा ये था कि बारूद ज्यादा कंप्रेशन से फटता था और रॉकेट्स ज्यादा दूर जाते थे। कितने दूर? पूरे 2.5 किलोमीटर तक। ये आज 2024 के लिहाज से भी अच्छी खासी रेंज है। उस टाइम पे ये दुनिया का एक रिकॉर्ड था। कोई भी रॉकेट इससे पहले इतना दूर नहीं जा पाया था। इन रॉकेट्स को चलाने के लिए लकड़ी का एक छकड़ा इस्तेमाल किया जाता था और इससे 5 रॉकेट्स एक साथ फायर किए जा सकते थे। मैसूर की फौज में एक रॉकेट रेजिमेंट भी थी। शुरुआत में इस रेजिमेंट में 1200 सिपाही थे, जो टीपू सुल्तान के दौर में बढ़कर 5000 हो गई। इन रॉकेट्स का जंग में क्या असर पड़ता है इसका हमें पता चलता है साल 1780 में, जब अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला किया। लेकिन अंग्रेजों को इस जंग में इबरतनाक शिकस्त मिली। इस हार के पीछे असल वजह थी मैसूर के रॉकेट्स। इनके हमलों ने ब्रिटिश फौज को पस्त कर दिया। ब्रिटिश सिपाही इनको समझ ही नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश सिपाहियों ने रॉकेट्स का ऐसा इस्तेमाल पहली बार देखा। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान के दौर में रॉकेट टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हुई। टीपू सुल्तान के टाइम इंडियन सिटी बेंगलोर में रॉकेट्स की डेवलपमेंट के लिए R&D सेंटर्स खोले।
انگریزوں اور میسور کے درمیان 4 جنگیں ہوئیں۔ ان تمام جنگوں میں راکٹس کا استعمال ہوا۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ میں 2000 راکٹس کا اکٹھا حملہ دیکھ کر ایک انگریز فوجی نے لکھا کہ 20,000 دشمن ہم پر ایسے راکٹس برسا رہے تھے جیسے آسمان سے اولے برس رہے ہوں۔ یہ راکٹس کارگر تو تھے لیکن زیادہ تعداد میں یہ ٹیپو سلطان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میسور کے پاس فوجیوں کی تعداد بھی کم تھی اور اوپر سے انگریزوں کے ساتھ نظام اور مراٹھے بھی مل چکے تھے۔ اسی وجہ سے چوتھے اینگلو میسور وار میں میسور کی ہار ہوئی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے۔ لیکن راکٹس کا کیا بنا؟ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے میسور کے ہتھیاروں کا ذخیرہ اپنے قبضے میں لیا۔ اس میں 600 لانچرز، 700 راکٹس اور 9000 خالی راکٹس تھے۔ اس میں سے کچھ سیمپل کے طور پر برطانیہ بھیجے گئے۔ انگریزوں نے ریورس انجینئرنگ کی اور کچھ مزید چیزیں لگا کر راکٹس بنانے شروع کر دیے اور پھر اپنی جنگوں میں راکٹس کا بھرپور استعمال بھی کیا۔ میسور کے ان راکٹس کا استعمال یورپ کی سب سے مشہور لڑائی واٹرلو میں بھی ہوا، جس میں برٹش فوج سے نیپولین کی فوج ہاری۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جنگ میں بھی برطانیہ نے راکٹس کا استعمال کیا اور امریکن نیشنل اینتھم میں بھی ان راکٹس کا ذکر ہوتا ہے۔